15 अप्रैल 2026 बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही बिहार को भारतीय जनता पार्टी से अपना पहला मुख्यमंत्री मिला। लेकिन बड़ा सवाल यह है, मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए वास्तव में किया क्या? कितने फैसले जमीन पे लागू हुए? कितनी योजनाओं को सिर्फ मंजूरी मिली? रोजगार, शिक्षा, बिजली, सड़क, उद्योग और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सरकार ने क्या कदम उठाया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ 3 महीनों के कार्यकाल में सम्राट चौधरी सरकार के कामकाज का सही मूल्यांकन किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम किसी पार्टी का प्रचार या विरोध नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उपलब्ध तथ्यों और सरकारी फैसलों की। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम समझेंगे कि सम्राट चौधरी सरकार के शुरुआती कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है और कौन से बड़े वादे और कौन से योजनाएं हैं जिनका असली परिणाम अभी सामने आना बाकी है। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने से पहले वह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसलिए इस वीडियो में हम उन फैसलों और पहलों की शामिल करेंगे जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार के कार्यकाल से संबंधित है। अगर कोई योजना नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते पहले ही शुरू हो चुकी थी और बाद में सम्राट चौधरी के कार्यकाल में आगे बढ़ी, तो उसका पूरा श्रेय केवल नई सरकार को देना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। सम्राट चौधरी सरकार के शुरुआती काल के प्रमुख आर्थिक फैसलों में बिजली सब्सिडी से जुड़ा फैसला महत्वपूर्ण है। बिहार कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत लगभग 23,165 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत बिहार के पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की सुविधा दी जाती है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था को केवल शुरू की गई बिल्कुल नई योजना बताना सही नहीं होगा, लेकिन उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में इसे जारी रखने के लिए 2026-27 के लिए बड़ी राशि के आवंटन कैबिनेट की मंजूरी दी गई। इसलिए इसे मौजूद जन कल्याणकारी बिजली योजना को जारी रखने के लिए उनकी सरकार द्वारा लिया गया फैसला वित्तीय फैसला कहा जा सकता है। बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। सम्राट चौधरी सरकार के दौरान बिहार पुलिस को मजबूत करने के लिए 20,000 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी की खबर सामने आई। इसका उद्देश्य पुलिस बल की संख्या बढ़ाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया। लेकिन यहाँ फैक्ट चेक जरूरी है। पद को भरने की मंजूरी मिलना, सभी लोगों की भर्ती हो जाना दो अलग बातें हैं। इसलिए अभी यह कहना ज्यादा सही नहीं होगा कि सरकार ने पुलिस बल में बड़े स्तर पद भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आने वाले समय में देखना होगा कि इनमें से कितने पदों पर वास्तव में भर्ती पूरी होती है। बिहार के कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। सम्राट चौधरी सरकार ने अपनी शुरुआती कार्यकाल के 4 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसमें गंगा नदी के आसपास कनेक्टिविटी को बेहतर करने की परियोजनाओं को भी चर्चा हुई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में यातायात को बेहतर बनाना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। लेकिन यहाँ यह भी फर्क समझना जरूरी है। परियोजनाओं की मंजूरी मिल पाना पहला चरण है। इसके बाद जमीन अधिग्रहण, टेंडर, निर्माण और परियोजनाओं पूरी होने में समय लगता है। इसलिए सरकार द्वारा शुरू की गई या मंजूर की गई इंफ्रास्ट्रक्चर पहले के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा। अब बात शिक्षा की। सम्राट चौधरी सरकार ने नए डिग्री कॉलेज सक्रिय करने और उनमें पढ़ाई शुरू कराने पर जोर दिया। सरकार की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नए स्थापित कॉलेज में जरूरी स्टाफ और सुविधाओं की व्यवस्था कर शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जाए। बाद में बड़ी संख्या में कॉलेज की शैक्षणिक संचालन शुरू होने की खबर सामने आई। अगर यह व्यवस्था पूरी क्षमता के साथ जमीन पर लागू होती है तो इसका उद्देश्य सबसे ज्यादा फायदा उन छात्रों को हो सकता है जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए अपने जिला या क्षेत्र से दूर जाना पड़ता है। लेकिन इस क्षेत्र में सरकार की सफलता का वास्तविक मूल्यांकन केवल कॉलेज खोलने की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ यह भी देखना होगा कि कॉलेज में शिक्षक कितने हैं, नियमित कक्षाएं हो रही है या नहीं, लैब और लाइब्रेरी की स्थिति क्या है और छात्रों को वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है या नहीं। सरकारी शिक्षक के ट्रांसफर पर नई नीति।
सरकारी स्कूल शिक्षक को पोस्टिंग और ट्रांसफर बिहार में लंबे समय तक संवेदनशील मुद्दा रहा है। सम्राट चौधरी ने सरकारी स्कूल शिक्षक के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करने का निर्देश दिया। इनमें से शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पोस्टिंग और स्थानांतरण व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने की बात सामने आई। खासकर महिला शिक्षकों को पोस्टिंग और सुविधाजनक स्थान को प्राथमिकता देने जैसे मुद्दा पर चर्चा हुई, लेकिन इन्हें पूरी तरह लागू और सफल नीति घोषित करना जल्दबाजी होगी। वास्तविक प्रभाव का नई व्यवस्था लागू और शिक्षक को प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही चलेगा। अब आते हैं बिहार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर, उद्योग और रोजगार। सम्राट चौधरी सरकार ने 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की दिशा में योजना बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा बिहार के सभी 38 जिलों में फूड पार्क विकसित करने की दिशा में काम करने की बात सामने आई। साथ ही उद्योग लाने के लिए लगभग 50,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया। अगर योजनाएं वास्तव में जमीन पर उतरती है तो बिहार के औद्योगिक विकास के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। फूड पार्क बनने से किसानों की उपज की प्रोसेसिंग बिहार में ही हो सकती है। इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय रोजगार को फायदे मिलने की संभावना है। लेकिन अब इन्हें योजनाओं की उपलब्धि से ज्यादा एक बड़े औद्योगिक लक्ष्य के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि असली परीक्षा तब होगी जब जमीन अधिग्रहण होगा, कंपनियां निवेश करेगी, फैक्ट्रियां लगेगी और युवाओं को वास्तविक में रोजगार मिलेगा। एमएसएमई और रोजगार। बिहार में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गतिविधियों को तेज करने की कोशिश की है। गया क्षेत्र में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। इस प्रकार के टेक्नोलॉजी सेंटर को उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने, छोटे उद्योगों को तकनीकी सहायता देना और रोजगार तथा उद्यमिता के अवसर बढ़ाना है। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी कई परियोजनाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भूमिका होती है, इसलिए किसी संयुक्त परियोजना का पूरा श्रेय केवल मुख्यमंत्री को देना सही नहीं होगा। आईटी और स्टार्टअप पर फोकस। अब रोजगार सिर्फ फैक्ट्री से नहीं आता। आईटी, सॉफ्टवेयर, स्टार्टअप और डिजिटल सर्विस भी रोजगार के बड़े माध्यम बन चुके हैं। जून 2026 में बिहार में स्टार्टअप आईटी और आईटीईएस कंपनियों के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI से जुड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। सरकार की कोशिश बिहार में टेक्नोलॉजी आधारित कंपनियों पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिखाई देती है, लेकिन इसका वास्तविक परिणाम तभी मापा जा सकेगा जब यह पता चलेगा कि बिहार में कितनी नई आईटी कंपनियां आई, कितना निवेश हुआ और कितने युवाओं को रोजगार मिला। मत्स्य पालन और एक्वा पार्क। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन और आय का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। भोजपुर में लगभग 31 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क से जुड़ी परियोजना सामने आई। इसमें हैचरी, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, फिशरी फीड फैसिलिटी, वाटर क्वालिटी लैब, डाइसेस्ट डायग्नोस्टिक लैब और ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े किसानों और उद्यमियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन यह केंद्र और राज्य से जुड़ी परियोजना है, इसलिए इसे सम्राट चौधरी सरकार के कार्यकाल में आगे बढ़ने की महत्वपूर्ण परियोजना कहा जा सकता है, लेकिन इसका पूरा श्रेय अकेले मुख्यमंत्री को देना सही नहीं होगा। सिंधु दर्शन यात्रा सहायता। सम्राट चौधरी सरकार ने 2026 में सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा के लिए आर्थिक सहायता योजनाओं को भी मंजूरी दी। इसके तहत पात्र पर निवासियों को यात्रा करने के बाद वास्तविक यात्रा का खर्च 50% या अधिकतम 20,000 रुपए से भी जो कम हो सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान सामने आया। सरकार इसे धार्मिक, पर्यटन और तीर्थ यात्राओं से सहायता देने वाली योजना के रूप में देखती है। वही ऐसी योजनाओं पर राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर अलग अलग राय भी हो सकती है। पंचायतों में नया टैक्स सिस्टम। अब बात एक ऐसी फैसले की है जो आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बिहार में 2026 के नए पंचायत टैक्स नियमों के तहत ग्राम पंचायत के कुछ स्थानीय टैक्स, सर्विस चार्ज और व्यावसायिक फीस लगाने का ढांचा दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक कच्चे मकान को छूट और पक्के मकानों पर निर्धारित होल्डिंग टैक्स जैसा व्यवस्था शामिल है। सरकार का उद्देश्य पंचायत की अपनी आय बढ़ाना और स्थानीय विकास के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण जनता और अतिरिक्त आर्थिक बोझ को लेकर इस फैसले पर सवाल भी उठ सकते हैं। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पंचायत स्तर पर इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाता है
और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल स्थानीय विकास में कितनी प्रभावी ढंग से होता है। जन शिकायतों के समाधान पर जोर। आम लोगों की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि सरकारी कार्यकालों में उनकी समस्या समय पर नहीं सुनी जाती। मुख्यमंत्री स्तर पर जन शिकायत के समाधानों के लिए सहयोग जैसे कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों को शिकायत के पारदर्शी और समयबद्ध समाधान का निर्देश दिया गया। इसलिए इस प्रकार व्यवस्था का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद बढ़ाना है। लेकिन इस सफलता की असली पैमाना यह होगा कि कितनी शिकायतें आई और उनमें से कितनी शिकायतों का समय पर समाधान हुआ। 14 जुलाई 2026 के बड़े कैबिनेट फैसले। 15 जुलाई 2026 को सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी मिलने की रिपोर्ट सामने आई। इनमें से बिहार खनिज नियमावली 2026 को मंजूरी जैसे फैसले शामिल हैं। इसके अलावा जेल में बंदियों की मृत्यु स्थिति और उनके परिवार को मुआवजे से संबंधित नीति और विभिन्न जिलों की विकास परियोजनाओं से जुड़े फैसले भी सामने आए। सरकार लगातार कैबिनेट स्तर पर नीतिगत फैसले ले रही है, लेकिन किसी भी सरकार के प्रदर्शन और मूल्यांकन केवल कैबिनेट के पास प्रस्तावों की संख्या से नहीं किया जा सकता। असली सवाल है उन फैसलों में से कितने जमीन पर लागू हुए। सरकार के सामने सवाल और चुनौतियां। अब बात उन सवालों की है जो किसी भी निष्पक्ष विश्लेषण में जरूरी है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए उनकी सरकार की कई बड़ी परियोजनाएं अभी शुरुआती चरण में है। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का लक्ष्य है, लेकिन कितने बनेंगे? 38 जिलों में फूड पार्क की योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीन पर कब दिखेगी? 50,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार करने की बात हुई, लेकिन इसमें वास्तविक निवेश कितना आएगा? पुलिस की हजारों पद भरने की मंजूरी महत्वपूर्ण है, लेकिन भर्ती कब पूरी होगी? नए कॉलेज शुरू करना अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन उसमें शिक्षक और सुविधाएं पर्याप्त होगी या नहीं? यही वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले महीनों और वर्षों में मिलेंगे। सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर विपक्षी नेताओं और सरकार खर्च और वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकार की आलोचना की है। हालांकि विपक्ष के आरोप अपने आप प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति और मूल्यांकन बजट, राजस्व, खर्च और सरकारी वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो आखिर 3 महीनों में शुरुआती कार्यकाल में सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा रिपोर्ट कार्ड कहता है। सरकार ने बिजली सब्सिडी को जारी रखने के लिए बड़ा वित्तीय आवंटन किया, पुलिस बल में हजारों पद भरने के दिशा निर्देश में फैसला लिया, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की मंजूरी दी, नई कॉलेज और सक्रिय करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को विस्तार देने पर जोर दिया, शिक्षकों में ट्रांसफर सिस्टम को बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया, 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और 38 जिलों में फूड पार्क एवं 50,000 एकड़ के लैंड बैंक जैसा बड़ी औद्योगिक लक्ष्य सामने रखे, MSME स्टार्टअप और IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए की दिशा में गतिविधियां हुई। वही ग्रामीण पंचायत को आय बढ़ाने के लिए नए टैक्स और फीस का ढांचा भी सामने आया, जिसका असर आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि सम्राट चौधरी सरकार ने अभी अपनी शुरुआती दौर में है। सरकार ने कई बड़ी फैसलों और घोषणाएं की है, लेकिन इनमें से कई वास्तविक परिणाम भी आना बाकी। इसलिए आज यह कहना जल्दबाजी होगा कि बिहार पूरी तरह बदल गया है, और कहना यह भी सही नहीं होगा कि सरकार ने कुछ नहीं की। सही तस्वीर यह है कि सरकार ने कई क्षेत्रों में बड़े लक्ष्य और नीतिगत फैसले सामने रखे हैं। अब असली परीक्षा इन योजनाओं को जमीन पर लागू करने की है। कितने उद्योग लगते हैं, कितने युवाओं को नौकरी मिलती है, कानून व्यवस्था कितनी बेहतर होती है, सरकारी स्कूल और कॉलेज कितने बेहतर होते हैं, और बिहार से रोजगार के लिए होने वाले पलायन कितना कम होता है। इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले समय में तय करेंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का कार्यकाल बिहार के इतिहास में कितना सफल माना जाएगा। आपकी राय क्या है? क्या सम्राट चौधरी बिहार में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके, और बिहार से जुड़ी ऐसे ही तथ्य आधारित खबरों को विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।